हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाठक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है उससे आप भी वाकिफ़ हैं और हम लोग भी वाकिफ़ हैं। लेकिन ठीक है, अब आप लोगों ने वहाँ पे एडमिशन लिया है तो वहाँ पे तो आप पढ़ेंगे ही। पर मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं मिल रही हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैं उपलब्ध कराऊँ। अगर कहीं कुछ भी भूल चूक हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है, मेरा क्या आप लोग का ही सब्जेक्ट है, टीपी एक्ट, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाम लिखने की अगर आवश्यकता है तो मैं लिख देता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जब 1882 में जब एक्ट आया होगा तभी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र शुरू हुआ होगा, इसके पहले भी ट्रांसफ़र हुए होंगे। लेकिन उतना डीप में ना आप जाना चाहते हैं, ना उतना डीप में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, या फिर अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो लेक्चर शायद ये बोरिंग हो जाएगा। लेकिन एक प्रीव्यू आपका जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। हालांकि पार्ट्स नहीं हैं, इसमें सेक्शंस हैं और साथ में एक शेड्यूल है। शेड्यूल सिर्फ एक शेड्यूल है उसमें, और जब एक शेड्यूल किसी एक्ट में होता है तो उसे लिखते हैं द शेड्यूल, और जब शेड्यूल एक से अधिक होते हैं तो यहाँ पर इसे नंबरिंग करके लिखी जाती है। अब टोटल सेक्शंस मेरे ख्याल से आप लोग को पता भी होंगे, अगर आप लोगों ने एक तरीके से बेयर को देखा होगा। टोटल सेक्शंस इसमें है 137 सेक्शंस। अब 137 सेक्शंस का एक बाइफर्केशन हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग इसे अगर देखें तो सेक्शन 1 से लगाए सेक्शन 53A तक ये जो होते हैं ये एक बहुत ही बेसिक सेक्शंस होते हैं जो आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं उन पर लागू होते हैं, या कहें उन पे इन्फोर्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को मैं मिला के चलूँगा। और जब बात आती है आगे की सेक्शंस की, जैसे 54 टू 57 हम लोग एक बाइंडिंग में पढ़ते हैं, 58 से लगाए 104 तक जो कि सबसे लंबा माना जाता है टीपी एक्ट का, इसको पढ़ते हैं। फिर 105 टू 117 पढ़ते हैं, फिर 118 टू 121 पढ़ते हैं, फिर 122 टू 129 पढ़ते हैं, फिर एट द लास्ट 130 टू 137 पढ़ते हैं। अब ये जो होते हैं इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स दिए होते हैं। आज पहला लेक्चर है इस एक्ट का, इसलिए मैं प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर इनमें कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 6, 10, 11 और एट द लास्ट ये 53A जो जुड़ा 1929 में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 53A सेक्शन जो होते हैं उस 1929 में जुड़े हैं, और उसके जस्ट पहले में जो सेक्शन 53 है वो आया था। चलिए मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि सेक्शन 53 जो था वो एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर था। खैर अभी भी एक्ट में है, ऐसा नहीं है कि ये हट गया है, ये अभी भी एक्ट में है, जिसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहते हैं। और राइटिंग भी प्लीज मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी सी खराब हो जाएगी राइटिंग, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। और जो सेक्शन 53A है उसे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक,
खैर अभी एक सिर्फ सिंपली सा व्यू है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं आपको डीप डाइव ले जा रहा हूँ। डीप डाइव ले जाऊँगा आगे के लेक्चर जैसे जैसे आते रहेंगे, और मेरी ये कोशिश है कि मैं हर रोज़ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहूँ। और जब 54 to 57 की जब बात आती है तो इस पूरी एक जो सीरीज चलती है, पूरा जो ट्रांजेक्शन चलता है, इसे कहते हैं सेल। और इसे अभी नाम ध्यान दीजिएगा। और 58 से लगा जब 104 की बात आती है तो इसे मॉर्गेज कहते हैं। और जब 105 to 117 है तो ये पूरा का पूरा एक लीज का सेक्शन चलता है। और जब 100 to 121 की बारी आती है तो उसे एक्सचेंज कहते हैं। और जब 122 से 129 की जब आती बारी तो उसे कहते हैं गिफ्ट। और 130 to 137 कहते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अब आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जैसे ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो आपको यहीं पर एक हल्का सा परव्यू दूँ तो एक्शनेबल क्लेम की जब बात आती है, आप लोग, मैं 30 सेकंड के लिए इधर हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, जो आप लोग को नोट करना नोट करिएगा। मेरा ख्याल हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसे थोड़ा इधर रफ करूँगा, वेट अ सेकंड। हल्का सा मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिटाऊंगा, फिर चाह रहा हूँ कंटेंट जो है ये ना मिटे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को समझ में आएगा। हाल फिलहाल में एक्शनेबल क्लेम एक होता है, तो मैं कोई अभी डायरेक्ट में नहीं कुछ बता रहा हूँ। मैंने जैसे कहा ना कि ये जो सेक्शन 1 to 53 है, इसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जो आगे में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जब बात इसी में डिफिनेशन क्लॉज एक आता है जो सेक्शन 3 में जुड़ता है। जब आप सेक्शन 3 की तरफ जाते हैं, एक बार को आप जरूर अपनी बैरक में देखिएगा तो एक्शनेबल क्लेम की बात आती है। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो है वो एक्शनेबल क्लेम की बात कही गई है। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे, वहाँ पर एक्शनेबल क्लेम की बात कही गई है। और यहाँ जो है इस चीज को कहा गया है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम और ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, एक समय को आप ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम को भूल जाइए, आप सिर्फ एक्शनेबल क्लेम पर ध्यान दीजिए कि मैं एक्शनेबल क्लेम से क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमूमन जितने भी लोग देख रहे होंगे उसमें से मेरा ख्याल है 60 से 70% ऐसे होंगे कि जो किराए के मकानों में रहते होंगे। अब जहाँ पर रेंट एग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं वहाँ पर अगर बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि किराया बाकी है लेकिन आप घर पे हैं, किराया बाकी है लेकिन आप घर पे हैं, और कोई ऐसा सिक्योरिटी आप नहीं वहाँ पर दिए हुए हैं कि जिसके बेसिस पर आपका जो ओनर है वो कहे कि ठीक है, नहीं हो तो इसको बेच के अपना किराया निपटा लेंगे। ऐसा कुछ अगर उसके पास नहीं है तो उस दौरान में जो आपने किराया बकाया लगाया है उसे एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। और एक्शनेबल क्लेम को अगर मैं लीगल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें होता है कि अनसिक्योर्ड डेब्ट होते हैं। अनसिक्योर्ड डेब्ट का अर्थ ये है कि यहाँ पे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि जिसके बेसिस पे आपका क्रेडिटर है वो ये कह सके कि ये जो मैंने उसको डेब्ट दिया है, यानी कि मैंने जो उसको कर्ज दिया है वो चुकता हो जाएगा। सिर्फ एक होप होता है, काइंड ऑफ होप एंड नथिंग एल्स। एक प्रकार का बस उम्मीद होता है कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। और मिलता नहीं है और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपने उसको दी नहीं कि जिसके बेसिस पे वो कहे कि ठीक है, नहीं तुम डायरेक्ट दे रहे हो, मैं इसी को उड़ाकर अपना किराया वसूल लूँ, ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो ये होता है एक्शनेबल क्लेम। और यही एक्शनेबल क्लेम जब ट्रांसफ़र की फॉर्मेट में आता है, जैसे यहाँ पर जिसने दिया था 130 से 137 जब आप देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम पे, तो वहाँ पर रहेगा कि चलो भैया, आप जैसे मान लीजिए ओनर है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओनर तक ही सीमित रहेगा वो मकान,
आगे आने वाली उसकी पीढ़ियां रहेंगी। तो जहाँ वो क्लेम कर सकता है, यानी वो इन द सेंस ओनर जहाँ पर क्लेम करता है, ओनर की मान लीजिए डेथ हो गई, अब बचा कौन? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या देसी भाषा में कह लीजिए कि उसके बेटे बचे हैं, या फिर कोई ऐसा उसका कि जो कह सके कि हाँ ये उनका वारिस है, यानी लीगली तौर पर कह सकते हैं जिसे। अब ओनर तो चले गए, अब ओनर की जगह पर जो लोग हैं उनमें क्या हुआ कि अब एक्शनेबल क्लेम जो बकाया, यानी जो बकाया राशि रहती है किराए की, अब वे आपसे मांगने के लिए काबिल हैं। यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम ओनर तक सीमित था वो ट्रांसफर होके रिप्रेजेंटेटिव तक आ गया है, और एज फॉरवर्ड चलता रहेगा जब तक कि वो जो डेब्ट है वो आप चुकता न कर दें। दैट्स इट। आप ये समझ में नहीं आया होगा, आप लोग वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें और कायदे से एक बात की क्लैरिटी दूंगा। खैर, इनमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस भी हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की जहाँ तक बात है तो वो अभी बहुत ज़्यादा डीप डाइव होगा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का बता दूं। ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का अर्थ ये है कि जैसे आपने जहाँ तक जाना होगा कि कोई भी एक्ट जब बनता है तो कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कभी नहीं बनता है। चाहे आप जितने भी एक्ट लेते आइए, जितने भी बायलॉज लेते आइए, ऑर्डिनेंस को लेते आइए, नोटिफिकेशन लेते आइए, गजट लेते आइए, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई भी इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस को वायलेट करते हुए अगर बनते हैं तो उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक झटके से उन्हें, एक सिरे से उन्हें नकार दिया जाता है, यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कहते हैं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में है। या फिर आमतौर पे कहते होंगे कि जैसे कुछ ऐसे आपने नरगिस मिर्जा के केस सुने होंगे जो आर्टिकल 21 के वायलेशन में थे, तो जो गाइडलाइंस वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी थी उसे गाइडलाइंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे। तो बहरहाल वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक्ट बना है, अब ये टीपी एक्ट जो है, ये टीपी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ये है कि ये कभी भी आर्टिकल 1 से लगाए एट लास्ट तक में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं उसमें आपको दिखेगा कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता हुआ नजर आए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं कुछ अगर अभी समझाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि जैसे इसमें सेक्शन 13 एक आता है, आपने ध्यान दिया होगा सेक्शन 13, 14, 18, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है। और कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं किससे रिलेट करते हुए, आर्टिकल 300A से रिलेट करते हुए। हालांकि ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते, ना कभी पूछे गए कि आप चाहे अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम में देख लो, सेमेस्टर एग्जाम में तो खैर ऐसे सवाल आते नहीं हैं। साथ में आप एपीओ के किसी भी प्रश्न में उठा लें, या फिर आप पीसीएचए के किसी क्वेश्चन वगैरह को उठा लें, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई, चाहे जिस भी स्टेट में हो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। खैर हर कोई नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। लोग अपने अपने स्टेट के ज़्यादा प्रेफरेंस में रहते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे टीपीएट के क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ पर ऐसा मतलब नहीं देता है। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि ऐसे सवाल कभी भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 300A इसके एक्सपेक्ट में। अब आप इस पर जरूर सोचिएगा, और सोचिएगा तो कमेंट भी करिएगा कि मैंने आर्टिकल 300A से कनेक्ट करते हुए 13, 14 और 18 को क्यों बताया तो नहीं है, लेकिन एक व्यू दिया है, आप उस पर जरूर नजर डालिएगा। खैर आज के लिए इतना ही है, बाकी आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू।